नमस्कार। आज 21 मार्च 2026 की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे ईरान कतर ऊर्जा संकट की, जहां एक हमले ने 20 अरब डॉलर का नुकसान किया है। साथ ही शेयर बाजार में आई जबरदस्त तेजी, मोजतबा खामेनेई का पहला कड़ा संदेश और ममता बनर्जी के 10 प्रतिज्ञा घोषणा पत्र रहेगी हमारी पैनी नजर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। ईरान के मिसाइल हमले ने कतर की ऊर्जा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कतर ऊर्जा के सीईओ साद अल काबी ने बताया कि रास लफान औद्योगिक परिसर पर हमले से कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता का 17% नष्ट हो गया है और इससे हर साल 20 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 14 में से 2 एलएनजी ट्रेन और एक गैस टू लिक्विड सुविधा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और इनकी मरम्मत में 3 से 5 साल लगेंगे। इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन को गैस आपूर्ति के दीर्घकालिक अनुबंध प्रभावित होंगे। अल काबी ने कहा कि इस हमले ने पूरे क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोज्तबा खामेनेई ने आज पहली बार राष्ट्रपति पेजेशकियान को एक संदेश भेजकर इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या पर शोक जताया। खामेनेई ने लिखा कि खतीब की अनुपस्थिति की भरपाई मंत्रालय के अधिकारियों को दोगुनी मेहनत से करनी होगी और देश के आंतरिक व बाहरी दुश्मनों की सुरक्षा छीनकर आम नागरिकों को दी जानी चाहिए। ये संदेश राज्य टेलीविजन पर एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया, जबकि खामेनेई की एक स्थिर तस्वीर दिखाई गई। ध्यान देने की बात यह है कि पद संभालने के 12 दिन बाद भी मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता खो चुका है और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना भी उसके लिए संभव नहीं रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं घसीटा और जो हो रहा है वो दोनों देशों के साझा हितों के लिए है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने आज एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने को तैयार हैं। हालांकि इन सभी देशों ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कोई तत्काल सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि युद्ध विराम के बाद किसी बहुपक्षीय पहल का हिस्सा होगा। जर्मनी और इटली ने साफ कहा कि ये युद्ध मिशन नहीं है। इस बयान पर ट्रंप ने कहा कि कई देश रास्ते में हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अमेरिकी नौसेना का विशाल उभयचर युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्र की दिशा में बढ़ रहा है। यह जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की नाकेबंदी तोड़ने के अमेरिकी प्रयासों में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएसएस त्रिपोली एक वर्जीनिया क्लास का उभयचर हमला जहाज है जो सैकड़ों मरीन और F-35B लड़ाकू विमान तैनात करने में सक्षम है। इस युद्धपोत की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका होर्मुज को खोलने के लिए अकेले ही काम करने को तैयार है। पेंटागन ने हालांकि अभी तक इस तैनाती पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। होर्मुज व्यवधान के बीच एलपीजी संकट अब और गहराता जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज स्वीकार किया कि देश में एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि भारत अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश तेज कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि होर्मुज से 22 भारतीय जहाज निकालने की बातचीत ईरान से जारी है और 2 जहाज पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। भारत रूस से भी तेल और गैस खरीद बढ़ा रहा है ताकि घरेलू जरूरतें पूरी की जा सकें। एयर इंडिया ने 19 मार्च को दिल्ली से वैंकूवर के लिए उड़ान AI 185 में बड़ी चूक की। एयरलाइन ने बोइंग 777-200 LR विमान भेज दिया, जबकि इस रूट पर कनाडा की मंजूरी केवल बोइंग 777-300 AR को मिली हुई है। यह गलती तब पकड़ में आई जब विमान 4 घंटे की उड़ान के बाद चीन के कुनमिंग के आसपास पहुंच चुका था। इसके बाद पायलटों ने विमान वापस दिल्ली की ओर मोड़ लिया और 9 घंटे की उड़ान के बाद विमान सुरक्षित दिल्ली लैंड हुआ। सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया और अगली उड़ान में रवाना किया गया। ईरान ने होर्मुज के लिए एक नई और चर्चित व्यवस्था शुरू की है। ईरान ने उन देशों के जहाजों को एक सुरक्षित गलियारे से गुजरने की पेशकश की है जो उसे निर्धारित शुल्क या शर्तें स्वीकार करते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने CBS को बताया था कि कुछ देश पहले ही उनसे इस बारे में संपर्क कर चुके हैं और सेना ने कुछ देशों के जहाजों को निकलने की अनुमति दी है। ये व्यवस्था व्यावहारिक रूप से होर्मुज को एक टोल रोड में बदल रही है। भारत सहित कई देशों ने इस पेशकश का सावधानी से मूल्यांकन शुरू किया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात उस समय विवादों में घिर गई जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान अमेरिका युद्ध की तुलना पर्ल हार्बर से कर दी, वह ऐतिहासिक हमला जो जापान ने 1941 में अमेरिका पर किया था। इस टिप्पणी ने जापान में नाराजगी पैदा की और बैठक पर साया डाल दिया। ताकाइची के सामने सबसे बड़ा दबाव यह था कि ट्रंप उनसे होर्मुज में जापानी नौसेना जहाज भिजवाना चाहते थे। हालांकि दोनों नेताओं ने 40 अरब डॉलर की परमाणु रिएक्टर डील की घोषणा की जो जी वर्नोवा और हिताची के बीच होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिम मालिक मोहम्मद दीपक के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया और मामले में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए मीडिया के लिए गैग ऑर्डर जारी किया।
अदालत ने कहा कि जांच के दौरान इस मामले की मीडिया में किसी भी तरह की रिपोर्टिंग पर रोक रहेगी। ये मामला उत्तराखंड में काफी चर्चित है और सोशल मीडिया पर भी इसकी व्यापक चर्चा हुई थी। अदालत का गैग ऑर्डर न्यायिक और मीडिया स्वतंत्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। उत्तराखंड में आज एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के लोक भवन में 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में हरिद्वार से मदन कौशिक, राजपुर रोड से खजान दास, रुड़की से प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भारत सिंह चौधरी और भीमताल से राम सिंह कैला शामिल हैं। इस विस्तार के साथ उत्तराखंड कैबिनेट अपनी संवैधानिक अधिकतम शक्ति 12 मंत्रियों तक पहुंच गई है। ये विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विचित्र याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ ब्रह्मोफोबिया यानी नफरती भाषण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इस याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जो न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराए। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सोशल मीडिया दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने 2 बड़े बदलावों की घोषणा की है। पहला, अब उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना एक यूनिक यूजर नेम से जुड़ सकेंगे, जो निजता के लिहाज। होली के बाद भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम विशेषज्ञ इसकी वजह बता रहे हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय से लेकर मध्य भारत तक 1000 किलोमीटर लंबा वर्षा बैंड सक्रिय है, जो ठंडी और नम हवाएं लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी की नमी के मिलन का दुर्लभ संयोग है। दिल्ली का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री नीचे बना हुआ है और अगले 2-3 दिन यही स्थिति रहेगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज के पहले ही दिन हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ओपनिंग रिकॉर्ड बना दिया। फिल्म ने पहले दिन 145 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें पेड प्रीव्यू भी शामिल है। इससे शाहरुख खान की जवान का पहले दिन का रिकॉर्ड टूट गया। निर्देशक आदित्य धर भावुक हो गए और हाथ जोड़कर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। फिल्म 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज हुई है और देश भर के सिनेमाघरों में हाउसफुल का नजारा है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक राहत की खबर आई। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों के मसौदे को नरम किया है और उद्योग की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़े प्रावधान हटाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही इन नियमों को अंतिम रूप देगा। भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2025 में करीब 20,000 करोड़ रुपए का था और इसमें 5 करोड़ से अधिक नियमित खिलाड़ी हैं। नियमन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उद्योग की वृद्धि दोनों के बीच संतुलन बनाना है। भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त पलटाव देखा गया। बीएसई सेंसेक्स 960 अंक की छलांग के साथ 75,167 के ऊपर पहुंचा और निफ्टी 50 भी 276 अंक बढ़कर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वृंदावन में बाबा नीम करोली महाराज की समाधि स्थल का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। बाबा नीम करोली महाराज एक प्रसिद्ध संत थे, जिनके लाखों अनुयायी देश और विदेश दोनों में हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा नवरात्रि के पहले दिन हुआ और इसका आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। समाधि स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। राष्ट्रपति ने देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 ईरान के युद्ध में एक जटिल चुनौती का सामना कर रहा है। ईरान ने सस्ते ड्रोन, रडार गाइडेड मिसाइल और समुद्री खदानों का इस तरह इस्तेमाल किया है कि अरबों डॉलर की F-35 तकनीक कई मामलों में बेप्रभावी साबित हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध दिखाता है कि हाईटेक हथियार हमेशा लो टेक रणनीति को नहीं हरा सकते। अमेरिकी सेना इस समस्या का समाधान खोज रही है और नई युद्ध रणनीति पर काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए अपना 88 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु 10 प्रतिज्ञाएं हैं, जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,500 और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 1,700 रुपए मिलेंगे। घोषणा पत्र में द्वारे चिकित्सा नाम की एक नई योजना भी शामिल है, जिसके तहत हर बूथ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी और किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट भी घोषित किया गया। ममता ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में षड्यंत्र सभी सीमाएं पार कर गए हैं और उन्होंने अघोषित राष्ट्रपति शासन का आरोप भी लगाया। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा और 4 मई को परिणाम आएंगे। तो ये थी आज की 20 प्रमुख सुर्खियां। खाड़ी के युद्ध और घरेलू राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच हम आपको हर छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और नमस्कार।